देखिए, सत्यपाल मलिक साहब के यहाँ मैं क्यों पहुँचा इंटरव्यू लेने, उसका कारण सिर्फ इतना था कि सत्यपाल मलिक जी की सुरक्षा विड्रॉ हो गई थी और सुरक्षा नहीं थी उनके पास। दिल्ली में वो किराए के 2 कमरे के मकान में रह रहे थे। सत्यपाल मलिक जी बोलते रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया में, लापरवाही का मामला पुलवामा का भी वो 2-3 इंटरव्यूज़ में दे चुके थे, जब उनको मोदी ने कहा बकौल उनके कि अब इस पर मत बोलो, चुप रहो। विशुद्ध अंग्रेज़ी के लोग हैं, अंग्रेज़ी पत्रकारिता का समाज है, उसमें एक आप कहें कि बायस, एक तरीके का हाइजीन फैक्टर जिसको कहा जाए, बुरा शब्द है लेकिन ये है, सच्चाई है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश। इस वक्त मेरे साथ जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं वह वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन हैं। उन्होंने सत्यपाल मलिक का सबसे पहला इंटरव्यू किया जिसमें सबसे बड़े खुलासे सत्यपाल मलिक ने किए, चाहे वह पुलवामा को लेकर हो या फिर घुसखोरी कांड को लेकर हो। ऐसे में हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार सत्यपाल मलिक को आपने क्यों इंटरव्यू के लिए पकड़ा, और दूसरी बात कि ऐसी क्या जानकारी थी जिसके आधार पर आपको लग रहा था सत्यपाल मलिक इस समय सबसे विस्फोटक इंटरव्यू दे सकते हैं। जी सर। देखिए, सत्यपाल मलिक साहब के यहाँ मैं क्यों पहुँचा इंटरव्यू लेने, उसका कारण सिर्फ इतना था कि सत्यपाल मलिक जी की सुरक्षा विड्रॉ हो गई थी और सुरक्षा नहीं थी उनके पास। दिल्ली में वो किराए के 2 कमरे के मकान में रह रहे थे और जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, और ऐसे समय गवर्नर रहे जब असेंबली भंग हुई, जब 370 हटा और पुलवामा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इतने हाई प्रोफाइल पोजीशन पर रहने के बाद उनको सिक्योरिटी दिया जाना बड़ा लाजमी है। और हम देख रहे हैं कि किस तरीके के फ्रॉड और ठग लोग जम्मू कश्मीर में बड़ी सुरक्षा लेके घूम रहे थे। तो मैं इसीलिए उनका इंटरव्यू लेने गया था। अब क्योंकि जो मैंने बताया कि उनके कार्यकाल में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, तो वो सवाल आना लाजमी था, एक बात। दूसरी बात ये कि सत्यपाल मलिक जी काफ़ी वोकल व्यक्ति हैं, पॉलिटिशियन हैं, और लंबे अंतराल के बाद, यानी डॉक्टर करण सिंह के बाद कश्मीर में पहले राजनीतिक व्यक्ति जो थे वो गवर्नर बने थे। तो वो बोलते रहे, बेबाकी से बोलते रहे हैं। जो करप्शन का इशू था उस पर भी बोलते रहे, गवर्नर रहते हुए बोलते रहे। अच्छा, एक चीज़ उठ रही है बार बार सर कि पहले क्यों नहीं बोले, सरकार में रहते क्यों नहीं बोले, जब राज्यपाल थे तब क्यों नहीं बोले। अक्सर जो आलोचक हैं ये बार बार सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं, ये भी आपने पूछा ही होगा। देखिए, वो खुद ही कह रहे हैं कि वो बोल रहे थे, और आप याद कीजिए उनके बयानों को, आप देख लीजिए गूगल करके उनके बयानों को, कब उन्होंने क्या बयान दिए। आप देखिए कि उन्होंने ये कहा, हालांकि मेरे इंटरव्यू में उन्होंने विड्रॉ किया इस बात को, कि वो अमित शाह के पास गए थे, अमित शाह ने मोदी के बारे में क्या कहा, तो ये सब बातें वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये सत्यपाल मलिक जी बोलते रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया में, लापरवाही का मामला पुलवामा का भी वो 2-3 इंटरव्यूज़ में दे चुके थे, जब उनको मोदी ने कहा बकौल उनके कि अब इस पर मत बोलो, चुप रहो। तो सत्यपाल मलिक जी चुप कभी नहीं रहे, वो बोलते रहे लगातार। अब ये कि मेरे इंटरव्यू में वो बातें बहुत प्रिसाइज ढंग से आई, चाहे वो करप्शन के मामला हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, या फिर और दूसरे मामले हों, 370 के हटने के मामले हों, वो बातें आई उसमें। एक बात और जानना चाहेगा हमारा पाठक दर्शक कि सर पहला इंटरव्यू आपने सत्यपाल मलिक का किया, मैं देख रहा था करण थापर जिनका इंटरव्यू चर्चा में है, वह बार बार इस यूट्यूब चैनल, वो यूट्यूब चैनल, फला जगह, फला वीडियो में वो सारे सवाल आपके कंसर्न उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है, मतलब एक पत्रकार होने के नाते आप विश्लेषण भी करते हैं, वह मतलब हिंदी मीडिया की वजह से नाम नहीं ले रहे हैं, वो नाम क्यों नहीं ले रहे हैं कि प्रशांत टंडन के इंटरव्यू में मैंने ये सुना या फला यूट्यूब चैनल पर हमने ये सुना, क्या दिक्कत होगी सर? हालांकि थोड़ा अलग विषय है। हाँ, लेकिन वो फला यूट्यूब चैनल नहीं था। वो बहुत प्रतिष्ठित मीडिया हाउस देशबंधु ग्रुप, जो जिसके कई एडिशंस हैं, 65 साल की उसका इतिहास है, क्रेडिबिलिटी है, उसका यूट्यूब चैनल है वो, जिसका 2.8 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो और लाखों लोग उस इंटरव्यू को देख चुके हैं अभी भी, तो उनको नाम लेना चाहिए था। ये बेसिक उसूल है पत्रकारिता का। अब नहीं लिया वो उनकी मर्ज़ी है,
अब उस पर कोई कानून तो है नहीं। बिल्कुल। और दूसरी बात कि बहुत से लोगों ने लिया नाम। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि देखिए करण थापर साहब ने इंटरव्यू मेरे इंटरव्यू के बाद लिया, लगभग एक हफ्ते बाद लिया। नहीं, सवाल भी बार बार वो आपके संदर्भ दे रहे हैं। संदर्भ दे रहे थे जी। तो उनको एक रेफरेंस पॉइंट था, मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि उनका इंटरव्यू बेहतर हुआ और बातें निकल कर आईं। और करण थापर, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बेहतर इंटरव्यू करते हैं वो, और भारत के नंबर 1 इंटरव्यू करने वालों में उनको शुमार किया जाता है। तो ये, और दूसरी चीज़ देखिए, मेरी पत्रकारिता अलग है, किसी और के वैल्यूज सिस्टम अलग होते हैं। मैं ये मानता हूँ अजय जी कि पत्रकारिता कोई घुड़दौड़ नहीं है कि इसमें कोई नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा। अपना अपना काम अपने हिसाब से लोग करते हैं। नहीं सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि क्या लैंग्वेज के पत्रकार, चूंकि आप विश्लेषक भी हैं, आप विश्लेषण मीडिया पर भी करते हैं, उन पर भी, चूंकि करण थापर इसलिए खटक रहे थे, हम सब लैंग्वेज के पत्रकार हैं, वो बार बार संदर्भ ले रहे थे। उस वीडियो में आपने ये कहा, वो उचक कर बोलते थे, मुंह बनाकर बोलते थे, जो उनका स्टाइल है। ठीक है, बड़े पत्रकार हैं, लेकिन जिस तरह वो सिर्फ यूट्यूब और फला जगह और आपका वीडियो देखा, ये लगता है कुछ लैंग्वेज, मतलब हिंदी समाज से कुछ मतलब उन लोगों को समस्या है, ऐसे पत्रकारों को। अब इस पर्टिकुलर मामले में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जनरली ये समस्या तो है कि जो लैंग्वेज के जर्नलिस्ट हैं, अब मैं तो बाइलिंगुअल हूँ। हाँ, ठीक बात है। लेकिन बाइलिंगुअल के बावजूद मैं तो अंग्रेज़ी में भी करता हूँ, हिंदी में भी करता हूँ, लेकिन एक जो विशुद्ध अंग्रेज़ी के लोग हैं, अंग्रेज़ी पत्रकारिता का समाज है, उसमें आप कहें कि बायस, एक तरीके का हाइजीन फैक्टर जिसको कहा जाए, बुरा शब्द है लेकिन ये है, सच्चाई है ये। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।